कानपुर थोड़ा भौकालियों का शहर है, मतलब वहाँ जैसा सुना जाता है कि वहाँ पे हर इंसान 30 मार खां है, तुर्रम खां है। अपने आप से वो अपने आप को कभी हल्का नहीं लेगा। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या नाम बताया? सेनोरिटा? आई डोंट केयर अबाउट दैट। जो भी हो तुम। सोशल मीडिया के दौर में आजकल हर कोई रील्स देखता है। रील्स में जो चेहरे हम लोग देखते हैं उनको देखकर ये ज़रूर सोचते हैं कि आखिर वो रियल लाइफ में कैसे होंगे। उसी रील्स की दुनिया से आज एक शख्स हमारे बीच भी इस न्यूज़ रूम में मौजूद है। TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म वेलकम करता है एक्टर और कंटेंट क्रिएटर निर्भय शुक्ला का। हाय अंकिता, हाउ आर यू? आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, एंड TV9 भारतवर्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि हम यहाँ पे आएँ और थोड़ा सा अपने बारे में बता सकें। थैंक यू। तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक्टिंग का जो शौक़ है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ? एक्टिंग का शौक़ कहाँ से शुरू हुआ? एक्टिंग का शौक़ पता ही नहीं था कि शुरू होगा। मतलब शौक़ है कि यही करना है, ये कभी पता नहीं था। हाँ, इतना था कि दूसरों की नकल उतारना स्कूल में, या मजाक करने की एक आदत होती है ना कि अटेंशन सीकर टाइप का इंसान होता है। उसका भी एक रीज़न होता है, जब आप घर में थोड़ा सा अकेले होते हो, जब बच्चे जो अकेले होते हैं जिनको अटेंशन कम मिलता है घर में, तो वो इस तरह की हरकतें करना स्टार्ट करते हैं कि दूसरों को लुभाना अपनी हरकतों कि मुझे कोई देखे कम से कम। तो जो अटेंशन घर में जब नहीं मिलता है तो बच्चे बाहर ढूंढते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ, और वो फिर एक कलाकार के रूप में निकल आएगा ये पता नहीं था। तो शौक़ नहीं कहेंगे, लेकिन समझ में ये आ गया था कि शायद यही है मेरी जीवन की कहानी, यही होने वाली है। जी, जितना आपके बारे में मैंने पढ़ा है उस हिसाब से ये है कि आपके घर में SP, DM और बाकी इंजीनियर, डॉक्टर हैं। तो उस घर में एक एक्टर बनने की चीज़ें सामने ले आना, उस पर आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो मैं ये कह रहा था कि जब आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक हो, कि घर में ग्रैंडफादर SP हों और ताऊजी DM हों, बहन IIT इंजीनियर हैं एक, और भैया भी पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने मन की बात पहली बात तो रख नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर वो भेड़ चाल वाला सीन होता है, कंपैरिजन होने लगता है। और फिर जब बात आती है इंडस्ट्री की या कलाकारी की या फिर एक्टिंग की, तब वो चीज़ें थोड़ी सी इंसान को खटकने लगती हैं कि यार ये सब क्या बोल रहा है, सिक्योर नहीं। और उनका परेशान होना भी जायज़ है घर वालों का। एंड ऑफ द डे हर घर वाला ये चाहेगा कि उनके जो घर के बच्चे हैं वो सिक्योर रहें, क्योंकि ये जो मेरी लाइन है और जो मेरे से रिलेटेड जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी ईजी लाइन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लगता है दूर से, बिकॉज वी ट्राई टू मेंटेन आवरसेल्व्स, वी ट्राई टू बी हैप्पी, वी ट्राई टू कन्वे आवर एक्टिंग एंड आवर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट दैट डजंट मीन इट्स अ वेरी ईजी लाइन। ये डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि आपको हंसते रहना है अंदर ही अंदर रोते हुए। जी, तो आपकी फैमिली में से कौन सबसे पहले आया था आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए? मेरी माँ आई थी सबसे पहले। ये चीज़ मतलब मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिमाग में बात डालने वाली कि तुम शायद इस लायक हो, क्योंकि मैं कानपुर से हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो कानपुर थोड़ा भौकालियों का शहर है, मतलब वहाँ पे जैसा सुना जाता है कि वहाँ पे हर इंसान 30 मार खां है, तुर्रम खां है। अपने आप को वो कभी हल्का नहीं लेगा। 100 लोग खड़े होंगे, एक कानपुर का होगा, और उसने अगर बोलना स्टार्ट कर दिया तो समझ जाएंगे तो यार ये कहीं और का लग रहा है। कहाँ से हो भैया? कानपुर। समझ गए थे, सॉरी। तो वो एटीट्यूड अंदर ही अंदर आ गया। तो वो प्रॉब्लम ये कर रहा था कि उस समाज में, जैसा कि मेरे घर वाले या दुनिया जो चाहती है कि समाज में इस तरह के एक इंसान अच्छे से बन ठन के रहे, कायदे का काम करे, वो नहीं हो पा रहा था। तो मेरी माँ ने फिर देखा कि इसका इंटरेस्ट है किस में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो ढीलम पूला था मामला। देखा कि इंटरेस्ट इसका थिएटर में है, क्योंकि स्कूल में जब प्लेज़ होते थे और जब पार्ट्स होते थे तो उसमें वॉलंटियर करना, और टीचर्स बुला लेती थी ये मस्खरा टाइप का, इसको ज़रा बुलाओ। और जब अपने बारे में बताना, या मैम ने बोला कि अच्छा ये करके दिखाओ, कर दिया, चूँकि पहले बताया कि नकल उतारना ये सब आता था अच्छे से, तो फिर सिलेक्ट हो गए, फिर काम भी करने लगे, मतलब जो प्ले है उसमें काम करने लगे, स्कूल में प्रेजेंट होने लगे। तो मम्मी ने कहा यार ये कर लेता है, तुम एक काम करो, बम्बई जाओ। और जो कि मेरी मदर ने जितना उनको समझ में आता था
कि थिएटर होता है सीख और ये बात बड़ी नॉर्मल सी है कि आप किसी भी लाइन में जाएँ उसकी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका वर्क करना, बैक वर्क उसका बहुत ज़रूरी होता है। तो मम्मी ने कहा थिएटर करो जाके, कुछ देखो, वहाँ समझो, और भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ होगा। तो शायद मेरी मदर ने ही मुझे बताया कि एक्टिंग तुम्हारे लिए है, या इस तरह की कलाकारी तुम्हारा एक पैशन बन सकता है, उसी से तुम रोज़ी रोटी आज कमा सकते हो। तो मेरी मदर का हाथ था ये बताने में कि तुम इस लायक हो। कानपुर में तो आपकी माँ थी, आपकी पूरी फैमिली थी आपके साथ मेंटल सपोर्ट के लिए हर तरह से। मुंबई में जाकर जो आपका ये नया सफ़र शुरू हुआ है वो कैसा था आपके लिए? मुंबई में जाके ये सफ़र स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आया, पहले तो 1 साल कि थिएटर भी चल रहा है। और जब आप नई जगह जाते हैं तो आप कनपुरिया अगर हो तो आपके दोस्त बन जाएंगे, सबको आपकी कंपनी अच्छी लगेगी। तो दोस्त तो बन गए थे और फ्लूक में काम भी मिल गया था मेरे को। असली परेशानियों का सफ़र तब स्टार्ट हुआ जब काम ख़त्म हो गया और जब जेब में पैसे नहीं बचे, तब असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। काम जब ख़त्म हो गया और जो दोस्त बने थे, चूँकि काम पहले मिल गया तो दोस्त भी गायब हो गए सब, क्योंकि एक ये फैक्टर होता है कि चिढ़न होती है लोगों के अंदर। चिढ़न नहीं कहेंगे, एक कॉम्पिटिटिव लेवल की एक वो रहती है कि अरे यार इसको हो गया, आई थिंक आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ, तो बात करना बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब काम ख़त्म हो गया तब फिर वो अकेलापन महसूस होना शुरू हुआ कि यार ये है। आज लगता है 2019 मेरा पूरा स्ट्रगल में गया था, जबकि 18 में मैं टीवी सीरियल कर चुका था। 19 में जब ख़त्म हुआ मेरा टीवी सीरियल, तब मेरा शायद असली स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ, और उसी स्ट्रगल पीरियड में ये रियलाइज़ किया कि अकेलापन क्या होता है। मेंटल सपोर्ट के लिए कोई नहीं था, और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। 2020 में लॉकडाउन आया, फिर कई सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो मेंटल सपोर्ट के लिए आप खुद ही हो, आपको अपने आप को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि आप अगर परेशान हो गए किसी दिन या अकेले पड़ गए, तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने आप को संभाल ले जाओ। ये वक्त के साथ आता है। वक्त के साथ तो आपने पहले टीवी सीरियल के बारे में कुछ बताइए। ये उन दिनों की बात है, मैं आप जो थे उस कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि आपने विलन का रोल निभाया है और आपका कंटेंट क्रिएशन का जो है वो एकदम अलग है, जो मजाकिया है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखा जाए तो जब काम मिलना स्टार्ट हुआ था तो हमेशा विलन के तौर पे ही लिया जाता था। पता नहीं क्यों मेरा चेहरे पे ऐसा क्या था कि सबको लगता था नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा करेगा। अब आँखों देखिए, मेरे ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये उन दिनों की बात के पहले मैंने कर लिए थे। थिएटर के दरमियान मैंने कई सारे काम ऐसे करे थे जो आज तक कभी रिलीज़ नहीं हुए, और उनमें भी नेगेटिव कैरेक्टर ही मिला था। एक फ़िल्म थी और एक वेब सीरीज़ भी थी। उसके बाद में ये उन दिनों की बात मिला था। और ये उन दिनों की बात का आप जैसे आप पूछ रहे हो, तो मैं प्रोडक्शन हाउस गया था, शशि सुमित प्रोडक्शंस हैं। तो मैं वहाँ गया था अपने फ़ोटोज़ और इंट्रो वीडियो देने। उस समय इंट्रो वीडियोज़ का चलता था, अब तो वो ख़त्म होता जा रहा है। वो जो एक पैटर्न होता था वो सब ख़त्म हो गया। तो मैं उस तौर का भी एक्टर हूँ जो मतलब ये सब भी कह सकता है कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जो राजकुमार राव जैसे अच्छे एक्टर्स जिन्होंने वो सब देखा था। तो वो सब भी पैटर्न था। तो इंट्रो वीडियो दिया था 1 साल पहले कि हाय मेरा नाम निर्भय है, मैं कानपुर का हूँ, मुंबई में रहता हूँ, ये मेरी हाइट है, ये मेरी प्रोफाइल है, सब बता दिया था अपने बारे में। और आप ये सोचो कि 1 साल बाद वहाँ से फ़ोन आया कि ये एक है ऑडिशन चल रहा है, आप ज़रा आइए, देखना चाहते हैं आपको। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, कि आपकी टाइमिंग मैच होनी चाहिए। वो ग्रहों का कुछ खेल होता है कि आपकी टाइमिंग मैच होनी चाहिए। तो दिया और फ्लूक में सिलेक्ट हो गए, और विकी के नाम से फिर वो कैरेक्टर मिला। फिर वो 1 साल तक चला, उसमें काफ़ी कुछ सीखा। सेट पे एकदम डायरेक्टली सेट पे मतलब एक्सपोजर हो रहा है, एपिसोड्स भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी खुश। जो डाउट करते थे कि अरे ये तो घूम फिर के साला कानपुर ही आएगा, वो भी ख़त्म हो गया। तो वो अच्छा था वो तो। और ये उन दिनों की बात का ये सफ़र बहुत अच्छा था मेरा। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई अच्छा सा रोल मिला हो और किसी दूसरे के कनेक्शन की वजह से वो रोल उसे चला गया हो आपके हाथ से? क्योंकि अक्सर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का नाम दें या कनेक्शन का नाम दें, जिसका भी नाम दें, इस चक्कर में रोल्स चले जाते हैं किसी लायक से। ऐसा तो कई बार हुआ है, मतलब कि कई बार हुआ है और होता रहेगा। आप ये ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे लेवल पे बन जाएं तो भी होगा। आप किसी भी लेवल पे हो, आप इतना याद रखें कि आपसे भी ऊपर लेवल पे कोई है जो बैठा हुआ है,
जो अच्छा काम कर रहा है, जिसके अच्छे कनेक्शंस हैं। तो कब आपके हाथ से कौन सा काम निकल जाए, इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए बुराई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आप भी उस पद पे बैठे होगे, आप भी किसी का काम खाओगे। तो ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस के तौर पे पहली बार जो सबसे पहला जो हुआ था वो शायद ये उन दोनों की बात में ही हुआ था। अब इसके बारे में बताता हूँ। मैं सिलेक्ट किया गया था एक अच्छे कैरेक्टर के लिए, दूसरा कैरेक्टर था, नेगेटिव ही था, कार्तिक नाम का था। और सिलेक्ट हो गया, मेरा जो वो था कॉन्ट्रैक्ट था उसमें निर्भय एज तो खुद ही लिखना होता है, कार्तिक मैंने खुद लिखा था, नीचे सिग्नेचर्स करे थे अग्रीमेंट में। मैं बड़ा खुश। मेन लीड जो एक्ट्रेस थी उसके साथ के जो थे वो आए थे मीटिंग में, बोली कार्तिक कौन प्ले कर रहा है? अरे मैं कार्तिक मैं प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, अरे नाइस मीटिंग यू, वील वर्क सून, ये वो करके मैंने कहा चलो कार्तिक। सो गए खुशी खुशी। अगले दिन जब सेट पे पहुंचा तो मेरा जो कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो रहा था वो विकी के नाम से होने लगा। तो एक क्रिएटिव थी, क्रिएटिव हेड होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, तो क्रिएटिव हेड जो थी, मैंने कहा ये विकी कौन है? मैं तो कार्तिक था। कह रही नहीं, अब तुम विकी हो, कार्तिक कोई और कर रहा है। तो रातों रात चेंज हो जाता है, वो आपको बाद में पता नहीं चला रहेगा। कि वो पहले मिला था शायद प्रोड्यूसर्स या कास्टिंग डायरेक्टर से, आई डोंट नो, और उनको कंसिडर कर लिया गया। ये हुआ कि इस बंदे ने ऑडिशन अच्छा दिया था, ये भी अच्छा एक्टर है, तो उसको चलो दूसरा रोल दे देते हैं। एटलीस्ट दूसरा रोल दे दिया। ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। अभी मेरे एक फ्रेंड हैं, वो भी एक्टर है, इस समय कलर्स में एक सीरियल आ रहा है, इसमें काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपने इंडस्ट्री में एक अच्छा काम कर लिया, अब तो काम मिलने लगेगा। ऐसा नहीं। आप थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि सीरियल ख़त्म होने के बाद मेरा असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। तो इट्स लाइक दैट इन दी बॉलीवुड इंडस्ट्री, व्हेन यू आर वर्किंग यू आर गोइंग अप। वो आपका मार्क जो बन रहा है वो एक ग्राफ बन रहा है, ऊपर है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होगा यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, आप फिर से काम ढूंढोगे। वो बैक टू स्क्वायर वन वाला जो फेज़ होता है वो बहुत ख़राब होता है। वहाँ सेल्फ डाउट भी आता है, एनजाइटी, डिप्रेशन, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी कमिंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा काम कर लिया तो काम की भरमार लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैक टू स्क्वायर वन होगा, फिर से आपको ऑडिशन देना होगा, फिर से आपको वेट करना होगा, और फिर से वो आपका लक फैक्टर जब चमकेगा तो काम मिलेगा। ये मेरा अभी तक ये मानना है। आगे क्या होगा पता नहीं। अगर कुछ चेंज हुआ तो फिर से मैं यहाँ बैठ के आपको फिर से बताऊँगा कि ये चेंजेस आए हैं और उस समय मैं गलत था। लेकिन फ़िलहाल आई थिंक आई एम राइट विद माई आंसर। दैट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको काम अगर मिल गया है तो दोबारा काम, आपको नहीं पता कि कितने दिन बाद काम मिलेगा। 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 6 साल भी बीत सकता है, यू नेवर नो। तो इट्स लाइक ये डार्क रियलिटी है। आपने विक्की कौशल और जिम सरफ जैसे बड़े एक्टर्स की फिल्मों में काम किया है, वो एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहें? वो तो बहुत, मतलब मेरे लिए जो पहली मूवी मैंने करी धर्मा प्रोडक्शंस की थी, भूत पार्ट 1, उसमें रातों रात मेरे पास में फ़ोन आया था। बड़ा अर्जेंट कास्टिंग थी एक न्यूज़ एंकर की बहुत अर्जेंट कास्टिंग थी। और उस समय जैसा मैंने कहा 2019 की बात है ये, तो काम के लिए मैं मर रहा था कि कहीं से कुछ काम आए तो एटलीस्ट जेब में मेरे पैसे आए, और कम से कम ये ना हो कि यार काम नहीं मिल रहा है, कि क्या कर रहे हो वहाँ पे बैठ के, सीरियल कर लिया फिर भी नहीं काम मिल रहा। तो बहुत ज़्यादा नीड में था, मर रहा था मैं काम के लिए। तो रात में फ़ोन आया कि आपकी फ़ोटोज़ हैं और न्यूज़ एंकर का कैरेक्टर है, आप ऑडिशन बना के भेजो जल्दी से। मैंने कहा ठीक है। और मुंबई में खाने वाली आंटी आई थी, तो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उनसे मैंने कहा कि दीदी आप कैमरा 1 मिनट पकड़ लो फ़ोन का, मुझे एक लाइन बोलनी है बस। मैं तुरंत वाइट शर्ट पहनी और एक ब्लेज़र पहना और एकदम सही 2 सेकंड में एंकर बन के पूरा। अच्छा, उस समय मैंने बाल एकदम अपने आर्मी कट करवाए हुए, चश्मा वश्मा लगा के बोल दिया। फिर मैंने फ़ोन करके बोला कि मैम मेरे बाल एकदम छोटे छोटे हैं, आर्मी कट हैं एकदम, तो आप बताओ कि ओके है। बोले आप भेजो तो एक बार देखते हैं। भेजा 9:30 या 8 बजे के आसपास भेजा था। 11 बजे फ़ोन आया कि निर्भय कल सेट पे आ जाइएगा, आप सिलेक्ट हो गए। वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी। मेरे पास में दीपक तिजोरी जी एक्टर जो थे, जो जीता वही सिकंदर वगैरह में, उनकी बेटी का कॉल आया था मेरे पास, जिनका नाम है समारा तिजोरी। तो उस समय समारा मैम असिस्ट कर रही थी भानु प्रताप सिंह जो डायरेक्टर थे भूत पार्ट 1 के। उनका कॉल आया था कि हाय दिस इज़ समारा तिजोरी दिस साइड एंड निर्भय यू हैव टू बी ऑन सेट टुमारो। मैंने कहा हाँ, क्या आ जाएंगे।
बाद में पता लगा दीपक तिजोरी की बेटी है ये तो दैट वाज माय वेरी गुड एक्सपीरियंस. बट आई कुडंट मीट विकी कौशल बिकॉज एट दैट टाइम जब उन्होंने सेट पे कोई सीन किया था तो आई थिंक ही ब्रोक हिज हैंड. तो हाँ, वो रेस्ट पे थे. और मेरा जो सीन कट लगा था वो लगा था मीरा रोड में मुंबई में, जबकि बाकी शूट कहीं और हुआ था. तो ऐसे ही होता है फिर तो कट करके. एंड दूसरा प्रोजेक्ट लकीली मम्मी के सामने मैं सिलेक्ट हुआ दोनों बार. ये उसके लिए रॉकेट बॉयज़ के लिए सीज़न 1 के लिए मैं सिलेक्ट हुआ. तो आई सेट मम्मा सिलेक्ट हो गए सीरीज़ के लिए. और जिम सरफ जो एक्टर है उसके साथ मेरा ये वाला सीन है, उसके दोस्त का कैरेक्टर है कायजात नाम का. मम्मा वॉज वेरी हैप्पी. मतलब और वो मैंने कानपुर से ऑडिशन बना के भेजा था. जैसा कि मैंने कहा कि तब पैटर्न हो गया था कि आप बना के भेजो, यहाँ आने की प्रैक्टिकली ज़रूरत नहीं है. मुंबई में बना के भेजा, सिलेक्ट हो गए. लेकिन बदकिस्मती से जब वो शूट हुआ तब तक माय मदर वाज नॉट हियर. मतलब शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन 2021 एंड आई वाज ब्रोकन. उसके बाद में फॉलोअप होता रहा कि निर्भय अभी चल रहा है, यू आर सिलेक्टेड, यू हैव टू बी ऑन सेट, वी लेट यू नो करते करते आफ्टर माई मदर्स डिमाइस 6 महीने बाद वो शूट हुआ. एंड व्हेन आई वाज शूटिंग द सीन आई प्रॉमिस माई मदर दैट आई विल वीडियो कॉल यू जब सीन करेंगे. और वो थी नहीं. तो आई लुक्ड अप, ऊपर देखा, मैंने कहा यार सीन करने जा रहे हैं मम्मा, देख लेना. खैर ये एक्सपीरियंस था. जैसा आपने बोला अभी इंडस्ट्री का सच सामने आता है, तो क्या ऐसा है कि बाहर के लोगों को लगता है कि ग्लैमर है, उसके बारे में रियलिटी क्या है? क्योंकि आप वहाँ से होकर आए हैं, तो वहाँ की कोई एक ऐसी डार्क चीज़ जो बाहर वालों को नहीं पता है. जो बाहर वालों को नहीं पता है, यही काफ़ी सारे पॉइंट्स में तो मैंने यही बता दिया कि आपकी जो चमक सामने दिखती है वो उसके पीछे की जो डार्कनेस है वो जल्दी नहीं दिखती है. आप भटक जाते हो अपने गोल से. काम ढूंढने के बहाने कब आप गलत संगत में, गलत हरकतों में लग जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा. ड्रग्स, अल्कोहल कंजम्पशन, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स एंड नॉट इवन इन द इंडस्ट्री, एवरीवेयर. इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ो. चाहते तो भाई हम भी हो जाते हैं, मेरे साथ भी, और हम तो कानपुर फिर बवालबाजी ये सब तो आता ही है. लेकिन आप लगाम आपके हाथ में, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना दायरा रखना है. एंड डार्क सच एज इन यही सब है कि पॉलिटिक्स बहुत है. आप अपना काम उल्लू कैसे सीधा करोगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पीछे खींचने के लिए 10 लोग बैठे हैं, आपको डीमोटिवेट करने के लिए 10 लोग बैठे हुए हैं. एंड नोबडी वांट्स टू सी यू टू गो अप, कि आप अच्छे लेवल पे जाओ. कोई नहीं चाहता है. नोबडी इज़ योर फ्रेंड इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, नोबडी इज़. इवन इन सोशल मीडिया, एनीवेयर जहाँ पे एक्टिंग या क्रिएटिविटी आएगी, कलाकारी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उसी लाइन से, तो मैं उसी का आंसर दूंगा. नोबडी इज़ योर फ्रेंड. एवरीवन विल ट्राई टू पुल यू बैक या विल डीमोटिवेट यू कि अरे क्या कर रहे हो, अच्छा नहीं है. दोस्ती आपकी तब तक अच्छी रहेगी जब आप सामने वाले इंसान से 1-2 पद नीचे हो और वो ऊपर है, तो दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी. जिस दिन आपने वो ओवरकम किया, जिस दिन आप उससे थोड़ा सा ऊपर निकल गए, दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, कंपटीशन आ जाएगा, बातचीत लिमिटेड हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक ईगो आ जाएगा, और वो फिर वो बात नहीं रहेगी. तो आप ये समझ के चलो, दोस्त आपके वही होंगे जो आप, या तो आपने एक लेवल पे स्टार्ट किया है, 0 से दोनों ने स्टार्ट किया है, एक दूसरे के साथ हमेशा सच्चाई रखी है, और अब आप एक अच्छे लेवल पे भी हो तो भी उसको ये लगेगा कि यार निर्भय पहुंच गया, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी उस लेवल पे जाऊंगा. ये थिंकिंग रखने वाले बहुत कम लोग हैं. आई एम लकी दैट आई हैव फ्यू ऑफ दी फ्रेंड्स, आई मीन 100 में शायद 1 या 2 ही हैं जो इस लेवल की थिंकिंग रखते हैं, और मैं उन 100 में से 2 ही से बात करता हूँ और अपने दिल की बात बता पाता हूँ. बाकी तो सब कलीग्स हैं, नोबडी इज़ योर फ्रेंड. तो डार्क रियलिटी तो यही है यार, फ़िलहाल तो यही है. एक्टर से कंटेंट क्रिएटर बनने तक का कैसा था आपका सफ़र? सफ़र बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था. क्यों? क्योंकि एक्टर तो हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, मगर जैसा कि बताया कि बैक टू स्क्वायर वन जब इंसान होता है तो आपको पता नहीं अगला काम कब मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा. तो जब लॉकडाउन का समय आया तो मैंने कहा यार कुछ काम ही नहीं मिल रहा, करें क्या. कानपुर में फंसे हुए हैं, थिएटर का इतना यहाँ पे है नहीं चलन, अब बढ़ रहा है, लेकिन उस समय मुझे क्या पता क्या हो रहा है कानपुर में, तो हमेशा से मुंबई में. तो तब अंदर से फील हुआ कि आप कैमरा अगर मेरे हाथ में है तो एक एक्टर के लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बनाना शुरू किया
और चीज़ें लोगों को अच्छी लगने लगी। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको मतलब क्योंकि आप कानपुर से ऑलरेडी मुंबई निकल चुके हैं, वापस से कानपुर आके कंटेंट क्रिएशन शुरू करना, वहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन था? सपोर्टिव थे या आपको डीमोटिवेट ज़रूर करते ही होंगे? बहुत डीमोटिवेट तो बहुत हुआ हूँ कि अबे यार तुम मुंबई छोड़ गए, यहाँ क्या कर रहे हो यार, ये सब क्या कर रहे हो। ये तब तक था जब तक वायरल नहीं हुआ था। जिस दिन वायरल हुए, जिस दिन सबके मोबाइल में मेरे वीडियोस आ गए और जब सामने निकले, अरे यार तुम तो यार मेरे फ़ोन पे दिख रहे हो, हर जगह तुम दिख रहे हो, तब फिर वो जो पैटर्न था वो बदल गया। ये था। फेमस होने के बाद सब चीज़ें हो गई, चेंज हो गई। फेमस होने के बाद सब आपके हिसाब से चलने लगेगा। पावर होती ना, पावर जब आती है तो आप सब आपके हिसाब, दुनिया आपके हिसाब से चलने लगेगी। ये होता है। तो अभी देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे लोगों को ऐसा लगता है कि रील में वो कुछ भी बनाए, वो क्रिंज बना रहे हैं, वो कोई भी घटिया कंटेंट बना रहे हैं तो वो फेमस हो जाएंगे। उनके लिए आप क्या कहेंगे? और असल में लोग उन सबके मिलियन में फॉलोवर होते हैं और अब तो चैनल चलने लगा है तो उससे उनकी कमाई भी लाखों में हो रही है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके चक्कर में अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स पीछे रह जा रहे हैं। जाता है। जैसा कि आपने पूछा था अभी कि इंडस्ट्री में वो सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ डाउट यहाँ भी आता है, हर जगह आता है। आप एक अच्छी चीज़ बना रहे हो, मेरी भी कई सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो साइकोसिस के ऊपर हैं, आर्मी के ऊपर हैं, कई सारी मैंने बनाई जो मिलियंस में गई, 10 मिलियन कोई जा रही, कोई 4.5 मिलियन जा रही है। लेकिन उस लेवल का आपको सपोर्ट नहीं मिला या फॉलोअर्स नहीं मिले। एंड फॉलोअर्स जितने अच्छे रहेंगे उतना ही अमाउंट भी मिलेगा आपको एड्स में। क्रिंज जो बना रहा है उसके फिर 6-6 लाख फॉलोअर्स हो रहे हैं और पर डील मिलियंस में हो रहे हैं और 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए की एक डील हो रही है। यहाँ पे 1 लाख कमाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो ये सेल्फ डाउट आता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हम लोग की गलती नहीं है, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनकी गलती है। कंज्यूम आप जब कुछ ख़राब कंज्यूम करोगे तो फिर वो और मिलेगा आपको। अब मैं मोमोज़ इतना नहीं खाता हूँ, लेकिन लोगों ने खाना शुरू किया तभी तो एक ठेला लगता था वहाँ 6 ठेले लगने लगे, और उधर फ्रूट चाट लगती है वहाँ पे कोई हाँ, लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो कंटेंट बना रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो कंज्यूम आप कर रहे हो तो फिर वो, भाई मुझे चाहिए अटेंशन, मैंने कुछ बेकार बनाया, मुझे अटेंशन मिली, मैंने लगा यार भाई भाड़ में जाओ यार, यही बनाएंगे, कम से कम लोग तो देख रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, बनाओ, थिक स्किन बन जाओ। क्या कर सकते हैं अब, ये क्रिएटर्स की गलती नहीं है जो क्रिंज बना रहे हैं, गलती है जो कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनका टैलेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो फिर भी उस हिसाब से उनको फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर उनकी रीच नहीं जा रही है। उनको अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें, क्योंकि आपके तो लाखों में फॉलोवर हैं। बिकॉज आई एम वन ऑफ देम। जिस हिसाब से मेरे रील्स वायरल हुई या मुझे रिकग्निशन मिलती है, नहीं इतने फॉलोअर्स, उस पर मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि डोंट बी डीमोटिवेटेड। जो आप कर रहे हो करते रहो, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। साफ मन से जो इंसान चलता है उसको भगवान एक ना एक दिन ज़रूर आशीर्वाद देता है। बस कंटेंट बनाते रहना है। कंटेंट बनाते रहो, या कहीं भी आप हो, आप जिस साफ मन से आप काम करते जा रहे हो तो आपको देखना एक दिन बहुत अच्छी रिकग्निशन मिलेगी। तो आप अपने कर्तव्य आप अपना पूरा करो, फल मिलना ना मिलना वो सब ऊपर वाले के हाथ में, ये मेरा मानना है। तो आप अपने साफ मन से अपनी सीधी चाल चलते रहो, दुनिया एक ना एक दिन पीछे पीछे आ जाएगी आपके। और जो लोग फॉलोअर्स के चक्कर में, क्योंकि अभी नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ टाइम पहले एक इन्फ्लुएंसर जो कि फॉलोअर कम होने के चक्कर में सुसाइड कर ली, तो उन सब ऐसे लोगों के लिए आपका कोई मैसेज? क्योंकि कई ऐसे हैं जो फॉलोअर्स कम होने में डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ? क्योंकि आपने तो स्ट्रगल काफ़ी टाइम से देखा हुआ है, कोविड का दौर देखा है पूरा, कि लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड लैक ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। और क्योंकि मैं हूँ ऐसे मतलब रिलीजन से हूँ, तो आई थिंक पूजा पाठ की कमी से, क्योंकि पूजा करने से ये नहीं होता भगवान खुश होंगे, पूजा पाठ करने से स्थिरता आती दिमाग में, दिमाग मजबूत होता है, आपको रिजेक्शन झेलने की बातें समझ में आती हैं। गीता पढ़ोगे उसमें 50 बातें ऐसी लिखी हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों की कमी से होता है कि घर में वो बात नहीं समझाई गई जो कि बच्चों को आजकल समझानी चाहिए। जिनकी आप बात कर रहे हो, शी वॉज़ वेरी यंग आई गेस, है ना, तो 22 या 23 साल। तो प्रॉब्लम यही है ना कि घर में ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, या मजबूती मेंटली इतनी नहीं बनाई गई कि ये कर लिया। इंसान ये नहीं सोचता है कि आप जी रहे हो, आप मजबूत हो, सांस ले रहे हो, आप अस्पताल में नहीं पड़े हो, आप यहाँ हो, तो इससे बड़ा मौका और क्या है आपके पास में? फिर से स्टार्ट कर दो। आप जब परेशान
मेंटली हो, आपका शरीर तो चल रहा है ना, शरीर तो एकदम मजबूत है। अब ये नहीं कि आप अस्पताल में पड़े हो, कोई बीमारी लेके, आपका एक पैर नहीं है, आपका एक हाथ नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, या सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आप अच्छे खासे हो तो जान क्यों देनी है, जान क्यों देनी है मतलब कि। और एक बात और बताता हूँ, मजाक की बात लगेगी, लेकिन जान देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप यहीं रहते हो, जब तक आपका टाइम नहीं आता है तो आप भटकते रहोगे, यहीं जाओगे नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है यार। अभी तो हम हैं परेशान, तो हमने बता दिया कम से कम। अब कल को हम नहीं रहे, हम आत्मा यहाँ बैठी हुई तो बता भी नहीं पाएगी किसी से कि अरे यार बताओ अब भी फंसे रह गए, यहाँ जा नहीं पा रहा। तो आई थिंक दीज थिंग्स, आई थिंक मेंटल जो मजबूती नहीं होती लोगों के, वो ये छोटी छोटी बातों पे कर देते हैं। रीज़न बहुत बड़ा होना चाहिए तो एक बार समझ में भी आता है इंसान कि यार ऐसा कर दिया। बहुत दिन से कोई परेशान चल रहा है या अंदर ही अंदर बात खा जाती, तो मैं समझता हूँ, जैसा कि मैंने पहले बोला कि रीज़न नहीं पता होता, यू कैन नॉट जज समवन। बट अगर ये रीज़न है कि ज़रा सी इस बात पे कि फॉलोअर्स नहीं गेन हो रहे हैं, सुसाइड कर लिया, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सेप्ट एंड इट्स वेरी रॉन्ग। बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बुज़दिली हरकत है ये, अगर ये रीज़न है तो। अगर कुछ और रीज़न होगा तो आई डोंट नो। तो काफ़ी सीरियस माहौल हो गया है, तो अब निर्भय आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम ही है, बस आपको। मैं रैपिड फायर में इतना अच्छा नहीं, लेकिन ट्राई करूँगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर इरफान खान साहब। कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहते हो? ऐसा रोल जो मैं करना चाहता हूँ, गुड्डू भैया का, गुड्डू पंडित फ्रॉम मिर्ज़ापुर। कानपुर वाला भौकाल आ रहा है अब में। आपकी ज़िंदगी पे अगर कोई फिल्म लिखी जाती तो उसका टाइटल क्या होता? जैसे मिर्ज़ापुर आई तो कानपुर। कोई ऐसा अंडररेटेड एक्टर आपके हिसाब से? अंडररेटेड एक्टर, अंडररेटेड एक्टर क्या, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं, पता है। फ़िलहाल जो अच्छे लेवल पे जिसको होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आयुष्मान खुराना, ही हैज़ पोटेंशियल बट ही इज़ नॉट गेटिंग गुड स्क्रिप्ट्स सिंस पास्ट 2-3 years। मैं शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को अभी। बिगेस्ट फियर क्या है आपका? बिगेस्ट फियर, समुद्र के बीच में फंसा हुआ हूँ, कोई बचाने नहीं आ रहा है क्योंकि तैरना नहीं आता है मुझे। कोई अगर आपको पावर मिलती एक दिन के लिए तो वो क्या होती? मेरे को यार पावर मिल जाए गायब होने की, मैं गायब होके जाऊँ और कम से कम 3-4 करोड़ रुपए कहीं से चुरा के फिर नॉर्मल आके किसी अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दूँ कि भैया हमको लॉन्च कर दो। बहुत मन है अच्छा काम करने का। अच्छा, ये नहीं बोले कि उन्हीं से आप जाके लेकर आए फिर उन्हीं को वापस कर दे? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर शक के दायरे में आ जाएंगे ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो गायब होने वाली स्क्रिप्ट क्या पता लिख रहा हो। क्या फालतू बात। ऑल टाइम फेवरेट एक्टर कौन है? मैंने जैसा बताया इरफान खान साहब, एंड अगर हीरो में बोलें तो सलमान है। और अगर आपको चांस मिले, ये लास्ट क्वेश्चन है, कि अगर आपको चांस मिले कि आप कोई एक्ट्रेस बन पाए एक दिन के लिए, तो आप किस एक्ट्रेस को चूज करेंगे? खून भरी मांग की रेखा जी, अच्छी एक्टिंग करी थी, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, और जिस हिसाब से वो बदला लेती है प्लास्टिक सर्जरी करा के राज बेदी साहब के साथ, अरे मज़ा आ गई। वही वैसे ही कुछ। ठीक है, एकदम आखिरी है अब ये एक छोटा सा टास्क है आपका, क्योंकि आप सलमान खान के इतने बड़े फ़ैन हैं और आप इतनी अच्छी उनकी आवाज़ निकालते हैं, तो शाहरुख खान का कोई आपका ऐसा डायलॉग जो आप सलमान खान की आवाज़ में अगर बोलते तो कैसा होता? बहुत छोटा सा बोलूँगा। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या नाम बताया? सेनोरिटा? आई डोंट केयर अबाउट दैट। जो भी हो तुम। अब इतना कर ही दिया तो एक बिग बॉस के सलमान खान के जैसे हड़का भी दीजिए। आऊँ क्या? कैरेक्टर में आ गया, सॉरी। गाना गाना पसंद करेंगे? गाने का माहौल अभी नहीं है, वो अगले इंटरव्यू के लिए बचा के रखते हैं। ये थी निर्भय की कानपुर से लेकर मुंबई तक की कहानी। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।